आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। शाम के 6 बजने को है और वक्त हो चुका है आप सभी के पसंदीदा शो महाभारत का। देखिए, सबसे पहले आज की 3 बड़ी खबरों को मैं आपको समझाऊंगी। बिहार में उठा सियासी भूचाल कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले कुछ दिनों में लालू परिवार और भी मुश्किलों में फंसता हुआ नजर आ रहा है। परिवार से बाहर निकाले गए तेज प्रताप यादव ने आज एक बड़ी बात कह दी है। तेज प्रताप अपने मम्मी यानी कि राबड़ी देवी और पापा यानी लालू प्रसाद यादव से कह रहे हैं जयचंद घर के अंदर भी हैं और जयचंद घर के बाहर भी है। क्या है तेज प्रताप का ये इमोशनल पोस्ट, कैसे उनके बयान के बाद बिहार में सियासी भूचाल आ गया है, वो भी आपको दिखाएंगे। अब दर्शकों, दूसरी बड़ी खबर, आखिर कब तक भीख मांगेगा पाकिस्तान? शहबाज शरीफ। अब तो दोस्तों ने भी भीख देने से इनकार कर दिया है। शहबाज ने खुद कबूली है ये बात। आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को अब भीख भी नहीं मिलने वाली। देश दुनिया में कितना भी भटक ले, आतंकिस्तान को कोई साथ नहीं देगा। बताऊंगी आपको पूरी खबर, कैसे शरीफ को दोस्त मुल्क से भी दुत्कार ही मिल रही है। तीसरी बड़ी खबर, पूर्वोत्तर भारत में बारिश की मार ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। लगातार बारिश ने असम से लेकर मणिपुर तक और मणिपुर की राजधानी इंफाल से लेकर सिक्किम की तीस्ता नदी तक कोहराम मचा दिया है। सड़कें दरिया बन गई हैं। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। अब आप जहां भी रहते हैं वहां मौसम का कैसा हाल रहने वाला है, यह भी विस्तार से मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर दिल्ली एनसीआर में आप रह रहे हैं तो अभी तेज धूल भरी आंधी बारिश आपने झेली होगी, बारिश भी लगातार हो रही होगी। लेकिन आगे क्या कुछ मौसम का हाल रहेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अब नजर डालते हैं सबसे पहले दर्शकों अतिक्रमण की खबर पर। आखिर कहां पर बुलडोजर चला है, ये आपको बताऊंगी। अवैध निर्माण के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, तो मध्य प्रदेश में सीएम मोहन की फोर्स ब्लास्ट करके अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला रही है। राजधानी दिल्ली में सुबह आज बुलडोजर की गर्जना चालू हुई। अवैध कब्जा करने वालों की हालत खराब है। कैसे उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और दिल्ली से लेकर गुजरात तक बुलडोजर गरज रहा है, पहले रिपोर्ट देखिए। अब ब्लास्ट से हटेगा अतिक्रमण। फिर काम पर बुलडोजर। पांच सेकंड में इमारत बनी मलबा। एक धमाका और 4 मंजिला इमारत मलबा बन गई। एक ब्लास्ट और बिल्डिंग का नामो निशान मिट गया। देखिए, धमाका होता है, एक तरफ झुकने लगती है और चंद सेकंड में धूल के गुबार में समा जाती है। सिर्फ 5 सेकंड के भीतर पूरे बिल्डिंग को मिट्टी में मिला दिया गया। यह तस्वीर इंदौर की है, जहां मोहन फोर्स अवैध अतिक्रमण के खिलाफ धमाका करके भी उसे मिट्टी में मिला देती है। ये इमारत C21 मॉल के पीछे अवैध रूप से बनाई गई थी। नाले के करीब ये बिल्डिंग बनाई गई थी। इसके 10 पिलरों में विस्फोटक लगाकर ब्लास्ट किया गया और पलक झपकते ही अवैध निर्माण का अंत हो गया। अवैध कब्जे के खिलाफ योगी के बुलडोजर मॉडल के बाद मोहन फोर्स का ब्लास्ट मॉडल आपने देखा। अब तस्वीरें दिल्ली के जंगपुरा की हैं, जहां प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा। सुबह 6 बजे प्रशासन की टीम पहुंची। संदेश साफ था, जमीन सरकार की है, उस पर कब्जा नहीं चलेगा। सरकारी जमीन पर सालों से कब्जा कर मकान बनाने वालों के लिए ये एक उदाहरण है। जंगपुरा में मौजूद मद्रासी कैंप में जब पीले पंचे ने गरजना शुरू किया तो एक एक कर सभी अवैध मकानों को तोड़ दिया। मकान खोने पर जो दर्द और मायूसी इन लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रही है वो वाजिब है, लेकिन ऐसा नहीं कि इनको चेताया नहीं गया।
हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने कई बार नोटिस भेजा, जगह खाली करने का आदेश दिया, लेकिन जब बात नहीं मानी गई तो सुबह सुबह बुलडोजर एक्शन हो गया। ये तस्वीर देख लीजिए, बुलडोजर एक्शन यहाँ पर जारी है। यूँ कहें कि पीला पंजे का एक्शन जारी है। मैं दिखा देता हूँ कि इतने करीबन यहाँ से करीबन 6 बुलडोजर हैं जो यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण था उसे पूरी तरीके से ढहाने का ये काम किया जा रहा है। एक तरीके से यूँ कहें कि नाला है और बगल में बारापुला था और उससे सटा हुआ रेलवे ट्रैक है जो सबसे व्यस्ततम रेलवे ट्रैक में से एक है। दिल्ली से बम्बई का रेलवे ट्रैक कहलाता है। तो इस ट्रैक यानी पूरे इस इलाके में अवैध अतिक्रमण था। इन इलाकों के लोगों को खाली करने के लिए बाकायदा प्रशासन के द्वारा नोटिस भी दिया गया और कई बार कहा गया कि आप इस अवैध अतिक्रमण है, आप इसे खाली कर दो। खाली नहीं किया गया, मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था। उसके बाद अब ये देखिए यहाँ पर ये पीला पंजा अपना कार्रवाई करते हुए दिखाई पड़ रहा है। जहाँ तक फिलहाल निगाहें जा रही है यहाँ पर प्रशासन के द्वारा एक्शन बुलडोजर के द्वारा किया जा रहा है। मेरे विजय अजय आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पीले पंजे के द्वारा ये एक्शन किया जा रहा है। वहीं गुजरात के जामनगर में अवैध कब्जे का खात्मा करने के लिए करीब 10 बुलडोजरों से ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया। तस्वीरें देखिए कैसे अवैध के खिलाफ बुलडोजर गरज रहा है। अवैध के खिलाफ एक्शन हुआ तो अवैध कब्जाधारियों के बीच हड़कंप मच गया। बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए, प्रदर्शन भी करने लगे, लेकिन अवैध कब्जे पर भूपेंद्र पटेल का पीला पंजा गरजता रहा। करीब 300 अवैध कब्जाधारियों को नोटिस दिया गया था, लेकिन लोगों ने कब्जा नहीं हटाया। तो फिर क्या था? अवैध कब्जे पर बुलडोजर ने ताबड़तोड़ वार किया। वहीं उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर बुलडोजर गरजा है। योगी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे इलाकों में बने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। अवैध निर्माण का पता चलने के बाद से ही बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। बहराइच, महाराजगंज, श्रावस्ती के एक के बाद एक अवैध निर्माण को बुलडोजर मिट्टी में मिला रहा है। जहां पहले बस्ती थी अब मलबा है। प्रशासन ने साफ कह दिया अब दोबारा कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, गुजरात हो या दिल्ली, अब अवैध पर रहम नहीं होगा। कानून का बुलडोजर पूरी ताकत से गरजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब मौसम का हाल आपको बताते हैं। पहाड़ों पर भी मौसम पूरी तरह बदल चुका है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं पर गाड़ियां खिलौनों की तरह तैर रही हैं। कहीं लोगों की जान फंसी हुई है तो कहीं लोग बारिश में कैसे बचा जाए ये सोच रहे हैं। अब इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे कैसे जून के महीने में बारिश ने कोहराम मचाया है। इस रिपोर्ट में देखिए कहीं आपके शहर में भी तो बारिश कोई तबाही मचाने वाली तो नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। कुदरत जब कहर बनकर टूटती है तो तस्वीर कुछ ऐसी नजर आती है। चारों तरफ सैलाब है, जल भराव है और पानी का आफतकाल है। अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड लोगों की जान ले रही है। श्रीनगर लेह हाईवे पर एवलांच, बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। असम में बादल बरसे और ऐसा बरसे कि चारों तरफ सिर्फ सैलाब नजर आ रहा है। हालात ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है और नदी के आसपास के इलाके पूरी तरह पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। लोगों के घरों में पानी भर चुका है, सड़कों पर पानी का कब्जा है। आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है और इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। बारिश के बाद असम की राजधानी गुवाहाटी का बुरा हाल है। बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा हुआ है, सड़कें दरिया सी नजर आ रही हैं। लोगों के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। लोग घुटनों तक भरे पानी में चलने को मजबूर हैं। मणिपुर के इम्फाल में बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। लोगों के घरों में पानी भर चुका है। ऐसे में कई लोग अपने घरों में बुरी तरह फंस गए, जिसके बाद भारतीय जवानों ने मोर्चा संभाला और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। घरों में फंसे लोगों को घर से बाहर निकाला गया।
और नाव की मदद से लोगों को न सिर्फ सुरक्षित जगहों पर छोड़ा गया बल्कि उनके लिए राहत सामग्री भी मुहैया कराई गई। सिक्किम में भी बारिश लोगों पर कहर बनकर बरसी। लगातार बारिश के कारण तीस्ता नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। तीस्ता नदी इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तीस्ता नदी जो सिक्किम की जीवन रेखा मानी जाती है, लगातार बढ़ते जलस्तर के चलते किनारों के गांवों और कस्बों के लिए खतरा बन चुकी है। पहाड़ी ढलानों के कारण भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सड़कों पर मलबा जमा हो गया है, जिसका असर परिवहन पर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सवाल बड़ा है कि आरजेडी में जयचंद कौन? बिहार का सियासी पारा तो हमेशा ही हाई रहता है, लेकिन ये साल 2025 का है और इस बार बिहार में चुनाव है, तो सियासी सरगर्मी तो वैसे भी काफी हाई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में बिहार में जो कुछ हुआ है, उसके बाद तो इस बार का सियासी मैच भी और दिलचस्प होने वाला है। परिवार और पार्टी से निकाले जाने के बाद लालू के बड़े लाल ने, तेज प्रताप ने आज एक बार फिर से कई धमाकेदार ट्वीट्स किए हैं। पार्टी में जयचंद की बात तक कह दी है। यूं तो लालू परिवार शायद ही तेज प्रताप को कभी सीरियसली लेता होगा, लेकिन आज के उनके पोस्ट ने लालू परिवार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। देखिए एक रिपोर्ट के जरिए कि लालू के परिवार में आखिर जयचंद कौन है। देखिए रिपोर्ट। लालू परिवार में कौन है जयचंद? डिकोड हो गया तेज प्रताप यादव का सीक्रेट मैसेज। तेज प्रताप यादव ने पापा मम्मी से लगाई गुहार। जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। लालू परिवार में मचा बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। लालू परिवार और पार्टी से निकालने के बाद अब तेज प्रताप यादव का सोशल मीडिया पर एक और ऐसा पोस्ट सामने आया जिसने आरजेडी और लालू परिवार दोनों में भूचाल ला दिया है। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद एक हफ्ते तक तेज प्रताप शांत रहे और आज उन्होंने ताबड़तोड़ ट्वीट कर डाले। पहले ट्वीट में माता पिता की चिंता और दूसरे ट्वीट में छोटे भाई की फिक्र देखने को मिली। तेज प्रताप के इस पारिवारिक ट्वीट में फिक्र के साथ साथ जयचंद का जिक्र कॉमन फैक्टर रहा। तेज प्रताप के ट्वीट के बाद जयचंद के नाम पर कयासबाजी तेज हो गई। डबल इंजन एनडीए सरकार की माने तो दोनों भाइयों में पार्टी पर कब्जे की होड़ लगी हुई है। जहाँ तक जयचंद का सवाल है तो तेजस्वी यादव पर उन्होंने कहा होगा, ऐसा हम लोगों को लगता है। इसलिए कि जो फौरी प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव की थी उससे बिल्कुल साफ है कि लालू जी, राबड़ी जी और तेज प्रताप के बीच तो ये पूरे प्रकरण में नूरा कुश्ती हो रहा है। दोनों भाई तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच द्वंद्व युद्ध चल रहा है। इसमें हमें लगता है कि किसी दूसरे राजनीतिक दल को पारिवारिक मामले में नहीं पड़ना चाहिए और इसीलिए मैं इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि उनके परिवार में, उनके राजनीतिक पार्टी में कौन जयचंद है, कौन क्या है, ये उन लोगों का मामला है। इस पर मेरा कोई बयान देना उचित नहीं। राष्ट्रीय जनता दल में राजनीतिक और पारिवारिक नौटंकी चरम पर है। लालू जी कहते हैं कि तेज प्रताप यादव जी को पार्टी और परिवार से दूर कर दिया है। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव जी अलग अलग ट्वीट कर रहे हैं, साजिश की बात कर रहे हैं, परिवार के अंदर और बाहर भी साजिश के विषय में बता रहे हैं। परिवारवादी और वंशवादी पार्टियों में अमूमन ऐसा ही होता है। तेज प्रताप के पहले ट्वीट के बाद सवाल तेजस्वी पर ही उठने लगे। फौरन तेज प्रताप ने दूसरा ट्वीट करके तेजस्वी को अर्जुन और खुद को श्री कृष्ण बता दिया। तेज प्रताप यादव परिवार से जुड़े ट्वीट तो कर रहे हैं, लेकिन अपने निजी रिश्तों पर अभी भी मौन साधे हुए हैं। ऐसे में उनकी पत्नी ऐश्वर्या का तर्क काफी हद तक सही साबित हो रहा है। वहीं इस फैमिली ड्रामे में एक एंगल अनुष्का यादव और आकाश यादव भी है। अब आकाश यादव ताल ठोक कर कह रहे हैं कि तेज प्रताप का तलाक कराने वाला आज की तारीख में लालू का पीए बन बैठा है। ऐसे में मुमकिन है कि आरजेडी में मौजूद जयचंद कोई और नहीं बल्कि लालू का पीए ही हो। जो ये अलग किया गया है ना, ये कोई अलग अलग नहीं किया गया है, ये ड्रामा है। ये ड्रामा है ताकि वो इस चीज़ से अभी पल्ला झाड़ ले। इनको ये दिक्कत है कि इलेक्शन के 6 महीने पहले ये बात पब्लिक डोमेन में आ गया। ये दिस इज़ ऑल क्रिएटेड, दे हैव ऑल क्रिएटेड दिस ड्रामा जस्ट टू पोर्ट्रे देमसेल्फ कि हम
न्याय करते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के घर के अंदर में क्या है कि वहाँ बच्चों के बीच में मीडिएटर बात कराता है, पिता से बेटा को बात मीडिएटर कराएगा, माँ को बेटा से बात मीडिएटर कराएगा। तो जिस घर में माँ बेटा और बाप बेटा के बीच में मीडिएटर घुसा तो वो घर बर्बाद होता है। हालांकि तेज प्रताप यादव के एक के बाद एक ट्वीट से आरजेडी और लालू परिवार में खलबली जरूर मचेगी कि आखिर लालू फैमिली में इस उठापटक के पीछे कौन है। अब सवाल है कि आखिर तेज प्रताप यादव की नजर में आरजेडी का जयचंद कौन है जो उनके साथ गद्दारी कर रहा है। क्या बिहार चुनाव से पहले लालू यादव और आरजेडी पार्टी अपने पार्टी में छिपे जयचंद की पहचान कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ बिहार की सियासत में जयचंद वाला वार पलटवार चल रहा है, तो वहीं बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है, जिसके बाद फिर से उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। क्यों गई आखिर अब्बास अंसारी की विधायकी, क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई है। हेट स्पीच केस में मऊ जिला कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद अब्बास की विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई। शनिवार को जिला अदालत से अब्बास अंसारी के लिए सजा का ऐलान होने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने मऊ सदर सीट को रिक्त सीट घोषित कर दिया है और इसकी जानकारी बाकायदा चुनाव आयोग को भी भेज दी गई है। मुख्तार अंसारी जिस तरह से अपराध की दुनिया में संलिप्त थे, वैसे इनके बेटे के नाम भी कई मामले हैं, लेकिन ये जो हेट स्पीच का मामला था, खुद एक विधायक होते हुए इन्होंने कहा कि जब सत्ता में आएंगे तो हम देख लेंगे। अधिकारियों को सीधा धमकी दिया था। FIR होती है, मुकदमा चलता है, और जो ये जनप्रतिनिधियों के लिए जो कानून बना है, इसके चपेटे में बड़े बड़े सांसद विधायक आ चुके हैं। और अब्बास अंसारी ने जिस तरह से धमकी दिया था, जब इनका मामला चला तो इसमें इनकी गिरफ्तारी भी होती है। खैर जमानत पर अभी ये बाहर है। 2 साल की सजा इनको मिली है, और 2 साल की सजा का मतलब यह है कि इनकी सदस्यता चली गई है। वहीं सजा के बाद अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद उनकी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में भी असमंजस की स्थिति है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष OP राजभर ने निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का मन बनाया है। OP राजभर ने कहा है कि अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म किए जाने के फैसले को लेकर वो यूपी विधानसभा स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि कोई भी फैसला हाईकोर्ट का आदेश जाने के बाद ही लिया जाए। देखिए, कोर्ट का फैसला है, हम उसको स्वीकार करते हैं, और उस फैसले को अधिकार है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, चुनौती देंगे, और न्याय निश्चित है कि हाई कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा। वहीं हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद विधानसभा सदस्यता खत्म किए जाने को बीजेपी ने जायज ठहराया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अब्बास अंसारी ने जो बोया है, उसे उसी कुकर्मों का फल मिल रहा है। जो बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से होए। जब अब्बास अंसारी गुंडई की भाषा, धमकी की भाषा का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, और न्यायपालिका ने पूरा ट्रायल कंप्लीट करने के बाद उनको 2 वर्ष की सजा सुनाई है। लोक प्रतिनिधित्व कानून कहता है कि 2 वर्ष या उससे ज्यादा की सजा अगर कोर्ट सुनाती है तो उसी समय से उनकी विधायकी या सांसदी समाप्त मानी जाएगी। आपको बता दें, माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने मार्च 2022 में मऊ जिले में एक चुनावी रैली की थी, जिसमें अब्बास अंसारी ने खुलेआम मंच से सरकारी अधिकारियों को धमकी दी थी कि अगर राज्य में SP गठबंधन की सरकार बनी तो सरकार बनने के 6 महीने बाद तक किसी की भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, जो जहां है वहीं रहेगा और सभी अधिकारियों का हिसाब किताब होगा। जिसके बाद उनके खिलाफ मऊ में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। भारत की CDS अनिल चौहान ने एक बार फिर से पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है, पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। CDS ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को 300 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा है। लेकिन विपक्ष का आरोपों और सवालों का सिलसिला अभी भी जारी है। आखिर क्यों? ये रिपोर्ट देखिए।
6 से 7 मई की दरमियानी जो कुछ हुआ वो महज शुरुआत थी। पाकिस्तान को लगा था कि भारत चुप रहेगा, लेकिन उसके बाद की रात भारतीय वायुसेना ने वो किया जिसकी कल्पना भी दुश्मन नहीं कर सकता था। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने अब दुनिया के सामने खुली घोषणा कर दी है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके नाकों चने चबवा दिए, एयरबेस तबाह हो गए, रडार चुप रहे और मिसाइल सिस्टम ध्वस्त कर दिए गए। अब तो भारतीय स्ट्राइक की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने हैं। केवल भारतीय सोर्स नहीं बल्कि ग्लोबल सोर्स से भी हमारी सभी स्ट्राइक पावरफुल और सटीक रही। कुछ स्ट्राइक ऐसी थी जिन्होंने 1 मीटर के इंपैक्ट में अपना काम कर दिया। नूर खान एयरबेस से लेकर बालाकोट तक भारत ने वो कर दिखाया जो अब तक सिर्फ रणनीति में था। पाकिस्तान के 11 एयरबेस एक ही रात में ध्वस्त कर दिए गए। इस्लामाबाद की नींद उड़ गई और लाहौर की गलियों में सन्नाटा पसर गया। पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में मिला दिया। अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 300 किलोमीटर तक घुसकर मारा। लेकिन दूसरी तरफ अब इन चेहरों को देखिए, ये वो विपक्षी चेहरे हैं जो सियासत के लिए सेना के शौर्य का अपमान कर रहे हैं। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस की इस भाषा को आपको भी सुनना चाहिए। जनरल चौहान जी ने सिंगापुर में एक भेंट वार्ता में बहुत सारे चीज़ें कही हैं। हम चाहते थे कि रक्षा मंत्री यही बात सर्वदलीय बैठक में बोलें। हम चाहते थे कि यही बात जो जनरल चौहान ने कहा है प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले, राज्यसभा में बोले। पर सिंगापुर से हमें जानकारी मिलती है, इस तरह कहा है कि युद्ध होता है, विमान गिरते हैं। आवश्यक ये नहीं है, बल्कि ये आवश्यक है कि हम सीख लें उसे। वो एक फौजी का स्पष्ट संदेश है और वो बहुत ही इनके बयान से मेल नहीं खाता जो इनके मंत्रियों ने किया है। मोदी सरकार इस मामले में लगातार गुमराह कर रही है देश। पहले राफेल पर सवाल, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर कांग्रेस ने विवाद खड़ा किया। ये सच है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सियासी माइलेज के लिए कांग्रेस रोजाना सवाल पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन वो ये भूल जा रही है कि सीज फायर वो रहम था जिसे पाकिस्तान को भीख के तौर पर दिया गया था। तो भीख का कटोरा हाथ में लेकर आखिर शहबाज फिर से क्यों रोया, अब ये बताएंगे आपको। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मौके मौके पर अपने देश की असली हकीकत बयां कर ही देते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को संबोधित करते हुए एक बार फिर से देश की माली हालत का जिक्र किया और खुद ही बताया कि कैसे उन्हें दूसरे देशों के पास भीख का कटोरा लेकर जाना पड़ता है, लेकिन कोई मदद नहीं करता। ये देखिए इस खबर को रिपोर्ट। भीख का कटोरा, शहबाज फिर रोया। कंगाली की मार, पाक में हाहाकार। ये तस्वीर तो नहीं भूले होंगे आप। करीब 2 साल पहले की ये तस्वीरें पाकिस्तान का सूरत हाल बता रही थी, जहां पाकिस्तान में आटे के लिए हाहाकार मचा हुआ था। आटे के लिए पाकिस्तान की आवाम लंबी लंबी लाइनों में खड़ी दिखी थी। आटे के लिए कई बेहोश हुए तो कई आटे के लिए अपनी जान तक गंवा बैठे। लेकिन पाकिस्तान के हालात में सालों बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ है। पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। खाने पीने की चीजों की कीमतों में आग लगी हुई है। लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। आटा चावल से लेकर दूध दही सबके दाम चरम पर हैं। पाकिस्तान में रह रहे लोगों का जीवन कष्टमय हो गया है।
राजनीतिक उठापटक और सेना के दबाव से पाकिस्तान अभी तक कर्ज की बैसाखी के सहारे ही रेंग रहा है। इस बात को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी खुले मंच से कबूल किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अब तो पाकिस्तान के दोस्त देश भी नहीं चाहते कि वो भीख का कटोरा लेकर हमारे पास आए। China is the most time-tested friend of Pakistan. Saudi Arabia is one of the most reliable, trustworthy friend of Pakistan, and so are others. Turkey, Qatar, UAE. But research and development, education, health, investments in profitable ventures, mutually beneficial, and they no more expect that we go there with a begging bowl. शहबाज शरीफ का बयान भारत के साथ हाल ही की सैन्य झड़प के बाद सैनिकों का हौसला अफजाई करने के दौरान आया। पाकिस्तान को हाल में ही IMF से देश को चलाने के लिए आर्थिक मदद भी मिली है, लेकिन पाकिस्तान के हालात जस के तस बने हुए हैं। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का हुक्का पानी तक बंद कर रखा है। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पाकिस्तान की छटपटाहट देखने लायक है। सरकार और सेना के लोग भारत के खिलाफ आग तो उगल रहे हैं, लेकिन उनकी गिदड़ भभकी में उनका डर साफ नजर आता है और आने वाले दिनों में भारत की चोट का बड़ा असर दिखेगा और पाकिस्तान भूखा प्यासा मरेगा। भारत से एक दिन पहले आजाद हुए पाकिस्तान की हालत यह है कि वह अक्सर अपने मित्र राष्ट्रों के सामने भीख का कटोरा लिए खड़ा नजर आता है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के विकास की रफ्तार में बहुत बड़ा अंतर है। पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए आतंकवाद के रास्ते को चुना है। उसे कई बार बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी, लेकिन अब भी पाकिस्तान का हुक्मरान आतंकियों के फन कुचलने के बदले उसे अपनी सरपरस्ती में पाल पोष रहा है। कीमत वहां की जनता चुका रही है और सरकार भीख का कटोरा लिए पूरी दुनिया घूम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिंदुस्तान ने कह दिया है ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ और इसी के तहत भारत के सीमावर्ती इलाकों में एक बार फिर से मॉक ड्रिल की गई, जिसे ऑपरेशन शील्ड नाम दिया गया। जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर पर इस ड्राइव को चलाया गया कि अगर दुश्मन देश हमला करता है तो मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है, इसके लिए तैयारी पहले से ही की जा सके। हमारे संवाददाता गुरसिमरन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे तो एम्बुलेंसेस जो हैं वो यहाँ पर पहुँच गई हैं। इंजर्ड्स को एक तरफ जहाँ ले जाया जा रहा है, दूसरी तरफ एम्बुलेंस है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीम्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँच गई। गौरव से कहूँगा आपको दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर जो है आग यहाँ पर लगी है, तो आग को बुझाना जो है वो भी उतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फायर इमरजेंसी सर्विस की जो टीम्स हैं वो किस तरह से ऑपरेट कर रही हैं, आप देखिए कि समय रहते तकरीबन 300 सेकेंड के समय में इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है वो जो है लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही हैं। पानी जो है वो डालकर इस आग को जो है वो बुझाया जा रहा है। हर एक जो एजेंसी है वो मिलकर काम कर रही है। और इस तरफ अगर आप आएंगे तो देखिए आप अतिरिक्त एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। तस्वीरें आपको लगातार जो हैं गौरव यहाँ पर दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस के लगातार आप देखेंगे कि एम्बुलेंस में जो इंजर्ड्स हैं उन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है, जो बाकी इंजर्ड हैं उन्हें यहाँ पर एम्बुलेंस में डाला जा रहा है। तो कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो जिंदगियाँ हैं वो बचाई जा सकें। इस तरह से मॉक ड्रिल जो है यहाँ पर की जा रही है। देश के दुश्मनों पर अब देश की सबसे बड़ी एजेंसी का शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए भारत में जासूसी करने वाले नेटवर्क पर NIA ने ऑल इंडिया ऑपरेशन चलाया है। 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी होती है और राजस्थान से एक और बड़ा नाम हसीन गिरफ्त में है। ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, ये देशद्रोह के खिलाफ NIA की सर्जिकल स्ट्राइक है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कासिम को 3 ISI अधिकारियों ने ट्रेनिंग दी और ये ट्रेनिंग दरअसल पाकिस्तान के लाहौर में हुई। देश की सुरक्षा से खिलवाड़, पाकिस्तान से फंडिंग और ISI के लिए जासूसी, और अब इन गद्दारों के खिलाफ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले लोगों की धरपकड़ तेज हो गई है।
पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में सीआरपीएफ के मोतीराम जाट की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। वो जासूसी के नेटवर्क को तोड़ने में जुट गई है और यही वजह है कि एनआईए ने मामले की जांच का जिम्मा संभाला, जिससे देश के गद्दारों की नींद उड़ गई है। एनआईए ने देश के 8 राज्यों के 15 ठिकानों पर छापेमारी की, व्यापक तलाशी अभियान चलाया, देश में छिपे गद्दारों को ढूंढ कर निकाला। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल में छापेमारी की। इस दौरान एनआईए ने उन घरों में छापे मारे जहां से चुपचाप देश की जानकारी पाकिस्तान तक भेजी जा रही थी, वहीं दस्तावेज और डिवाइस खंगाले। संदिग्ध घरों में एनआईए की टीम ने तलाशी के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, संदिग्ध बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स, देश की सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील डेटा और कई आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की, जिसकी गहन जांच की जा रही है। एनआईए के मुताबिक जब्त दस्तावेजों की कड़ियां पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे एक बड़े जासूसी नेटवर्क की तरफ इशारा कर रही हैं। इस पूरे जासूसी जाल की अगली कड़ी सामने आई है। राजस्थान का रहने वाला असीम, जो पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट था और भारत की जासूसी कर रहा था। 42 साल के असीम को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल के मुताबिक असीम 15 साल पहले पाकिस्तान गया था। उसने साल 2024 में अपने भाई कासिम के जरिए अपने नाम का सिम कार्ड भेजा, जिसका इस्तेमाल आईएसआई कर रही थी। इतना ही नहीं, उसने ओटीपी देकर पाकिस्तान में अपने नाम का व्हाट्सएप नंबर भी एक्टिवेट करवाया। जांच में यह भी सामने आया कि वो पिछले 4-5 साल से आईएसआई अधिकारियों के संपर्क में था। पूछताछ में असीम ने बताया कि उसने पाकिस्तान को भारतीय सेना के संवेदनशील स्थानों की तस्वीरें भी भेजी और इसके बदले पैसे लिए थे। यही वजह है कि देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को अब एनआईए ने टारगेट पर ले लिया है। ये कोई पहला मामला नहीं, लेकिन एनआईए का ये ऑपरेशन ये बता रहा है कि पाकिस्तानी नेटवर्क के लिए भारत में अब कोई जगह नहीं बची है। असीम समेत सभी संदिग्ध जासूसों से पूछताछ चल रही है और उसके जरिए इस पूरे जासूसी सिंडिकेट की परतें अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर आपको बताते हैं, जब मैच के बाद फैंस भिड़ गए। फ्रांस में फुटबॉल टीम पेरिस सेंट और जर्मन ने पहली चैंपियंस लीग को जीतकर इतिहास रच दिया, जिसके बाद फुटबॉल प्रशंसक जश्न मनाने लगे। लेकिन तभी देखते देखते हंगामा खड़ा हो गया, हिंसक झड़पें होने लगी और लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। पेरिस की सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ। आखिर क्यों, कैसे ये हंगामा बरपा, इस रिपोर्ट में देखिए। हिंसा, आगजनी, मारपीट। ये तस्वीरें फ्रांस की राजधानी पेरिस की हैं, जहां चैंपियंस लीग में पीएसजी की जीत के बाद फुटबॉल फैंस ने ऐसा हंगामा खड़ा किया कि पेरिस की सड़कों को युद्ध के मैदान में तब्दील होने में देर नहीं लगी। फुटबॉल फैंस जीत का जश्न मना ही रहे थे कि अचानक पुलिस और प्रशंसकों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। कभी भीड़ पुलिस को भगाती दिखी तो कभी पुलिस भीड़ को। लोगों ने स्टेडियम के पास कई जगहों पर आगजनी की, गाड़ियों को फूंक दिया, जिसके बाद दमकल विभाग को आग पर काबू पाने के लिए भेजा गया। भीड़ पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। लोग जगह जगह आग लगा रहे थे और कई जगहों पर धमाकों की भी आवाज सुनाई दी। वहीं कई लोग अपनी कारों को आग से बचाने की कोशिश में लग गए। इस तस्वीर को ही देख लीजिए, जहां कार को चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा है। तभी एक कार सवार कार को निकालने के लिए बैक करता है और जल्दबाजी में कार के बीच कुछ लोग आ गए, जिन्हें कार ने कुचल दिया। हालात ये हो गए कि पुलिस को लोगों पर आंसू गैस और मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ा।
पुलिस ने एक्शन लेते हुए 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि करीब 48,000 से ज्यादा फुटबॉल फैंस मैच देखने के लिए पहुंचे थे और सुरक्षा में 5400 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। यही वजह थी कि फैंस जब बेकाबू हुए तो पुलिस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाई और हिंसा भड़कती चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एयरबेस पर यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला, 40 से ज्यादा रूसी लड़ाकू विमान तबाह हुए हैं, जिसमें A-50, Tu-9, Tu-22 फाइटर जेट को नुकसान हुआ है। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने ऑपरेशन का नया स्पाइडर वेब दिया है, ये नाम दिया है, ऑपरेशन का नाम दिया है स्पाइडर वेब। ये खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और ये अब तक का सबसे सीरियस ड्रोन अटैक है यूक्रेन की तरफ से रूस के ऊपर। रूस के एयरबेस पर ये बड़ा हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस हमले में 40 से ज्यादा रूसी सैन्य विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं। साथ ही हमले में रूस के A-50 शुरुआती चेतावनी विमान, Tu-95 रणनीतिक बम वर्षक और Tu-22 M3 जैसी लंबी दूरी के बम वर्षक को निशाना बनाया गया है। हमले से रूस को 2 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है, जो अब तक की सबसे बड़ी और महंगी हवाई क्षति में से एक बताया जा रहा है। ये जानकारी मिली, आप देखिए ये वीडियो बता रही है, ये फुटेज जारी की गई है, जिसमें देखिए रूसी एयरबेस सब धुआं हो चुका है। 40 से ज्यादा रूसी सैन्य विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और जानकारी ये भी है कि ये अब तक का वन ऑफ द मोस्ट सीरियस ड्रोन अटैक्स बाय यूक्रेन सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर। जब से ये यूक्रेन और रूस का वॉर शुरू हुआ है, तब से लेके अब तक यूक्रेन का सबसे सीरियस ड्रोन अटैक है। ताबड़तोड़ तरीके से ये अटैक किया गया है। 40 जो एयरबेस है रूस के, उनका निशाना बनाया गया है। हमारे साथ मेजर रिटायर्ड समरपाल तूर सर जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि अब तक की सबसे महंगा और सबसे बड़ी क्षति पहुंची है, रूस के एयरबेस को तबाह किया गया है, और जब से वॉर शुरू हुई है तब से अब तक का ये यूक्रेन का सीरियस अटैक है, ड्रोन अटैक। देखें, 40 विमान एक समय पे, Tu-95, Tu-22, A-50, ये इनके जो मेन और असली अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं, ये वो हैं जिन्होंने बॉम्बिंग में एक्टिव पार्ट रोज ले रहे थे। एंड देखें, अब ये एक चीज, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। ये एक चेंज ऑफ वॉरफेयर की ये आप मंजर देख रहे हैं। तो देखें कि किस तरीके से, कितना इन डेप्थ भीतर रूस में घुस के इन्होंने इनके सबसे इंपॉर्टेंट विमानों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। ये मतलब लाखों डॉलर की तादाद के हैं, और जबकि ये जो ड्रोन है ये कुछ हजार डॉलर के होंगे। तो आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक डैमेज कितना हुआ है, साइकोलॉजिकल डैमेज कितना रशिया को पहुंचा है, मोराल कितना हैम्पर किया गया। सर, 2 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के हमले के बाद रूस का पलटवार। यूक्रेन के ड्रोन लॉन्च सिस्टम पर मिसाइल अटैक होता है। रूस ने इस्कंडर मिसाइल से हमला किया है, तो रूस की तरफ से भी पलटवार किया गया है। सर देखिए, लगातार हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उनको भी ये देखिए किस तरीके से एक तरफ पहले यूक्रेन अटैक करता है, फिर दूसरी तरफ रूस की तरफ से भी पलटवार किया जाता है। तो क्या हम ये माने कि यहां से ये जो वॉर है वो एस्केलेट हो गई है? क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जा रहा था कि इस्तांबुल में पीस टॉक हो सकती है जल्द से जल्द, लेकिन वहां दूसरी तरफ ये तस्वीर। मुझे नहीं लगता कि अब शांति वार्ता होगी, क्योंकि 40 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स और आपके फाइटर एयरक्राफ्ट्स अगर एक ही झटके में उड़ा दिए गए हैं, ये एक लंबे दौर की लड़ाई की संकेत है। और देखें, ये जो भी ड्रोन अटैक मुमकिन हुआ है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी या फिर अमेरिका के मदद के बगैर नहीं मुमकिन है। इन्हें बहुत ही ज्यादा सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स की जरूरत है। ये बहुत ही इन डेप्थ डीप स्ट्राइक किया है इन्होंने, काफी मतलब 100-150 किलोमीटर भीतर। तो देखें कि ये इतना आसान भी नहीं था, और क्लियर कट एक मैसेज गया है यूरोप
और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से वो चाहते तो इस हमले को रुकवा सकते थे, जेलेंस्की को समझा सकते थे। यदि वो इस बात को कह रहे हैं कि वो शांति वार्ता के लिए जेलेंस्की से बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर और सर रशिया ने भी बोला था कि हम शांति वार्ता के लिए कदम बढ़ाएं, इस्तांबुल में बातचीत की जाए। सोमवार का समय भी तय किया गया था, लेकिन यूक्रेन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, बड़ी खबर, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बुलाई है इमरजेंसी बैठक। ड्रोन हमले के बाद पुतिन ने आपात बैठक बुलाई है, पुतिन ने सुरक्षा अधिकारियों की बैठक बुलाई है। बड़ी खबर, तो यहां पर इमरजेंसी बैठक की शुरुआत हो चुकी है। पुतिन का प्रण आगे क्या युद्ध भयंकर होगा, लेकिन समरपाल तूसर में समझना चाहूंगी कि अब जो बैठक आपात बैठक बुलाई गई है रूस के राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा, क्या माने कि इसके बाद और कुछ भयंकर तबाही अब यूक्रेन में देखने को मिलेगी, क्योंकि यूक्रेन मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ताबड़तोड़ ड्रोन का इस्तेमाल किया और एकदम से हैरान कर दिया। देखिए, ये एक ओवरऑल रूस को एक उनकी सुरक्षा के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया है। ये जो नुकसान हुआ है, जो 40 एयरक्राफ्ट गए हैं, इससे उनकी स्ट्रेटेजिक कूटनीतिक जो पॉलिसीज पे फर्क पड़ने वाला है। वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका को इस हादसे के बाद बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। तो देखें, रूस को बिल्कुल चिंताजनक बात है और मुझे लगता है कि अब युद्ध इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और एक और बहुत ही मेजर ग्राउंड ऑफेंसिव की तरफ संकेत दे रहा है रूस की तरफ से। बिल्कुल, और ये जो संकेत है अब यहीं से साफ तौर पर एक क्लियर मैसेज कि अब यहां से वॉर और एस्केलेट होगी। ये वीडियोस लगातार जारी की गई हैं, इसमें बताया गया है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इस्कंदर मिसाइल से हमला होता है। इस मैप के जरिए आप देखिए कि आखिर कौन से एयरबेस जिनको निशाने पर लिया गया। देखिए, रूस का पूरा हम आपको एयरबेस दिखा रहे हैं जिनको निशाने पर लिया गया। पहला ये है, दूसरा आपको इस तस्वीर में दिख रहा है, तीसरा और चौथा, इन एयरबेसिस को निशाने पर लिया गया है और यहीं पर टारगेटेड अटैक किया गया। देखिए, सीधा ये क्रिस्टल समझ आ रहा है, क्लियर है कि किस तरीके से यहां पर टारगेट किया गया और उसके बाद फिर अटैक किया गया। समरपाल तूसर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, तस्वीरों में मैप के जरिए हम बता रहे हैं कि कौन कौन से वो एयर बेसिस हैं जिनको निशाने पर लिया गया, यानी कि बहुत ही प्री प्लान तरीके से टारगेटेड ये अटैक किया गया है और यहां पर मिसाइल का इस्तेमाल ना करते हुए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, ये जितने भी ड्रोन्स हैं आजकल, देखें ड्रोन्स के अंदर आ गया है INS सिस्टम, इंटरनल नेविगेशन सिस्टम। तो जाहिर सी बात है कि इतने महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट एयर बेसिस पे जैमर तो बिल्कुल इंस्टॉल होंगे, पर इनके अंदर जो एंटी जैमिंग जो चिप्स और डिवाइसेस लगे होंगे ड्रोन में, वाकई ये महंगे ड्रोन होंगे, सस्ते ड्रोन नहीं होंगे। पर जिस तरीके से और जिस तादाद से इन्होंने हमला किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक जबरदस्त और ऐतिहासिक लॉस है रशिया के लिए। लेकिन सर, जो ड्रोन से अटैक किया, इससे कितना नुकसान हुआ होगा, इसको लेकर भी लगातार कई तरह की जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम लगातार बार बार ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है यूक्रेन की तरफ से। एकदम से रूस पर अटैक किया जाता है, एयरबेस को चिन्हित करके ड्रोन से अटैक किया जाता है और उसके बाद पुतिन ने आपात बैठक बुलाई है, यानी कि यहाँ से वॉर एस्केलेट हो सकती है। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, फौरन लौट रहे, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH